आज का टॉपिक है ऊष्मा चालन, थर्मल कंडक्शन। इसमें पढ़ेंगे हम कि कैसे यदि कोई माध्यम है आपके पास, उसमें एक तरफ उच्च ताप है और दूसरी तरफ निम्न ताप है, तो हमेशा ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और जिस तरह से ऊष्मा का जो प्रवाह है, उसका जो तरीका है, उसको हम ऊष्मा चालन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ऊष्मा चालकता गुणांक हम परिभाषित करेंगे। देखते हैं पहले ये चित्र 5.13 पहले इसको आपको समझा दूं एक्चुअल में है क्या। हमारे पास जो भी पात्र है जिसमें जो गैस भरी हुई है, उसमें विभिन्न तल मान सकते हैं अपन। ए बी सबसे नीचे का तल है और सी डी ये सबसे ऊपर का तल है। ए बी ये ग्राउंड जिसको हम जेड इजिकल टू 0 पे कह रहे हैं, और सी डी ये ऊपर है, वहाँ पे इसका टेम्परेचर है T2 और इसका टेम्परेचर है नीचे वाले का ए बी का T1। तो T1 और T2 हम मान सकते हैं दो परतें हैं। जेड अपने पास तल है, ये जेड इजिकल टू 0 ए बी तल कहलाएगा, जिसको XY तल कहेंगे। और सी डी इसके जेड एक्सिस के कितनी दूरी पर है, उसी हिसाब से उसका तल होगा। जैसे पी क्यू आर ये 3 तल हो गए जो एक दूसरे के समानांतर हैं, XY तल में हैं। और क्यू जो तल है वो उसका टेम्परेचर है T। ठीक है, वो T1 और T2 के बीच में है। यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1 है, यानी ऊपर की तरफ चलेंगे तो ताप में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से होगा? ऊपर से नीचे की तरफ होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसी को काम में लेते हुए चित्र को हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये जो हम यहाँ पढ़ते हैं कि हमारे पास माना कोई पात्र है जिसमें गैस दो समांतर प्लेटों ए बी व सी डी के मध्य स्थित है और इनके ताप क्रमशः T1 तथा T2 हैं, जहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट जिसको कहते हैं, जब विभिन्न परतों का ताप क्या हो जाता है, हम कहते हैं जो ऊष्मा का प्रवाह है वो एक निश्चित दर से हो रहा है। मैं संपूर्ण गैस को समांतर परतों से बना मान सकते हैं, और जैसे जैसे प्लेट ए बी से परत की दूरी बढ़ती है, परत का ताप भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, बढ़ता जाएगा ए बी से सी डी की तरफ। अर्थात गैस में जेड दिशा में ताप प्रवणता डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड है। और इस ताप प्रवणता डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड का मतलब है टी की जेड के साथ परिवर्तन की दर। यदि ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वो धनात्मक है तो ताप बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। इस ताप प्रवणता के कारण कोई भी परत अपने ठीक नीचे वाली परत को अधिक ताप पर होने के कारण चालन द्वारा ऊष्मा प्रदान करता है। यानी हमने अलग अलग पी क्यू आर इस तरह से 3 परतें बनाई हैं। पी का ताप ज़्यादा है, फिर क्यू का कम है, फिर आर का कम है। और इन विभिन्न परतों के बीच की जो दूरी है, हम कह सकते हैं एक परत का हम ताप कांस्टेंट मान सकते हैं, दूसरी परत का फिर उसके नीचे उससे कम होगा। तो ये जो दूरी है दो परतों के बीच की दूरी, वो क्या होती है? माध्य मुक्त पथ के बराबर मानते हैं अपन। जो आपने पहले पढ़ा होगा, माध्य मुक्त पथ क्रमागत दो तलों के बीच की दूरी, हम जहाँ पे बीच में जो है हम मानते हैं क्रमागत दो जो टक्कर है उनके मध्य की औसत दूरी, जिसको हम पढ़ते हैं। ये मान के चलते हैं कि P और Q के मध्य आपस में अगर अणु गति करते हैं तो टकराएंगे नहीं, Q से R के मध्य में नहीं टकराएंगे। तो इन परतों को हम एक निश्चित ताप पर मान सकते हैं। तो गर्म प्लेट हो गई CD और नीचे हो गई ठंडी प्लेट AB, क्योंकि वो कम ताप पर है इसलिए उसको ठंडी करें। इसके ऊपर से नीचे की तरफ ऊष्मा का क्या होगा? अभिगमन होता है। ऊष्मा अभिगमन की दर के परिकल्प कैलकुलेशन के लिए हमने पहले भी पढ़ा था, वहाँ पे श्यानता के अंदर वही चीज़ हम यहाँ लेंगे कि तल AB से जेड दूरी पर किसी परत Q का जो ताप है वो T है, और AB से जेड माइनस लेमडा दूरी पर है ये R, देखिए वहाँ पे, और ऊपर है P जेड प्लस लेमडा दूरी पर। दोनों ही हम देख रहे हैं, ये Q है, इसका ताप तो है T, और ये P है जेड प्लस लेमडा दूरी पर, और ये है जेड माइनस लेमडा दूरी पर। ठीक है, और Q है जेड पर, ये लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ताप का मान निकालेंगे अपन, तो ये बीच वाला परत था Q, जिसका ताप मान रहे हैं आप T, और ऊपर परिवर्तन की दर को डेल्टा T बाई डेल्टा Z कर रहे हैं, तो ऊपर परिवर्तन की दर डेल्टा बाई डेल्टा टी जेड को लेमडा से गुणा कर देंगे, यानी लेमडा दूरी तय करने पर इसके ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी, टी के अंदर आप ये जोड़ देंगे, ये जो है, ठीक है। इसी तरह से नीचे जब आप यहाँ से टी से माइनस लेमडा जेड दूरी पर चलेंगे, तो माइनस लेमडा को आप किससे गुणा कर देंगे, डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड से। तो इस तरह से दोनों तलों पर जो ताप है उसका मान आप निकाल सकते हो, जैसा कि हम पहले भी श्यानता गुणांक में भी कर सकते हैं। वहाँ ताप नहीं था, पी आर के ताप क्रमशः टी माइनस लेमडा डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड, और ये दोनों ताप। लेमडा माध्य मुक्त पथ है। मुक्त पथ की कोटि की दूरियों के लिए ताप प्रवणता नियत मानी जा सकती है, और ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक एकांक आयतन अणुओं की संख्या जो n है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान यदि m है, चूंकि गैस के अणु सभी दिशाओं में गतिमान है, इसलिए x y z दिशा में अगर प्रत्येकांक आयतन n अणु हैं तो x दिशा में जाएंगे उसका 1/3 n/3, y दिशा में n/3, z दिशा में फिर n/3। तो ऊपर केवल धनात्मक x दिशा z दिशा में जाने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, z दिशा में चूंकि n/3 है तो उसका आधा ऊपर जाएगा और आधा नीचे जाएगा, तो n/3 का आधा क्या हो जाएगा, n/6, ठीक है। तो ये कह रहा है z दिशा में तथा शेष अणु n/6 ऋणात्मक z दिशा में जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास एक निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n/6 अणु जा रहे हैं, और एक अणु का द्रव्यमान है हमारे पास n, इसलिए एक निश्चित दिशा में जानने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, mn/6 होगी। मान लीजिए कि अणुओं की माध्य चाल कितनी है, c बार। तो जैसा कि श्यानता गुणांक की व्युत्पत्ति करते समय सिद्ध किया था कि किसी परत के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड किसी निश्चित दिशा में पार करने वाले अणुओं की संख्या 1/6 nc बार, हमने वहाँ पे क्या माना था, एक सिलेंडर माना था, ठीक है, और उसमें हमने ये लिया था कि वहाँ से जो गुजरेंगे अणु वो कितने होंगे प्रति सेकंड, 1/6 nc बार होंगे, ठीक है। तो यदि प्रत्येक अणु की स्वतंत्र कोटि की संख्या f है तो एक अणु की माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 f होती है, ये भी हम जानते हैं। तो परत P से अंतिम संगठन के पश्चात परत P का ताप तो हो जाएगा T प्लस लेमडा डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड है, तो हम क्या करेंगे, उनकी ऊर्जा यहाँ 1/2 f टी की जगह पे क्या ले लेंगे, टी प्लस लेमडा डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड कर देंगे। तो परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड नीचे की ओर पार करने वाले अणुओं की अभिगमित ऊर्जा क्या हो जाएगी, इस तरह से ये जो सूत्र दे रखा है ऊपर हमने पहले भी पढ़ा है कि ये 1/2 f के टी प्लस लेमडा टी, तो क्या हो गई, एक अणु की ऊर्जा हो गई, है ना, माध्य ऊर्जा, और उनसे प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की संख्या हम ले लें तो प्रति सेकंड कितने ऊर्जा वहाँ से अभिगमित हो रही है उसका मान आ गया, ठीक है। इसी प्रकार परत R से अंतिम संगठन के पश्चात ताप जो है बदल जाएगा, T प्लस की जगह क्या आ जाएगा, T माइनस आ जाएगा, तो इसको यहाँ रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर प्राप्त जाने वाले, यानी Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड ऊपर की ओर यानी z दिशा में पार करने वाले अणुओं द्वारा अभिगमित ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास ऊपर की ओर जाने वाला, और ये ऊर्जा हो गई नीचे की ओर आने वाली। हमें कुल ऊर्जा निकालनी है z दिशा में, यानी ऊपर की तरफ निकालनी है, तो पहले ये लिखेंगे और फिर माइनस करके ये लिख देंगे, तो ऊपर z दिशा में यानी धनात्मक z दिशा में जाने वाली प्रति सेकंड ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो देखिए परत Q के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड z दिशा में नेट ऊर्जा अभिगमन इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1/6 nc बार, ये 1/2 f के टी माइनस लेमडा डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड माइनस 1/6 nc बार 1/2 f के टी प्लस लेमडा। तो ये पहला पद चूँकि धनात्मक होगा और दूसरा पद ये यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये ऋणात्मक हुआ, ये दोनों कट जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास केवल अंदर लेमडा टी वाला पद जो है 1/6 और 1/2 दोनों मिलकर 1/12, और दोनों माइनस माइनस में है, जुड़ेंगे तो ये 1/6 वापस हो जाएगा, और ये बाहर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है,
यहाँ माइनस होना चाहिए था, -1/6 NC बार एफ के लेमडा डेल्टा टी बाई डेल्टा जेड। ये आप बुक में करेक्ट कर लें। JU का मान क्या होगा, -1/6 NC बार एफ के लेमडा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यदि नियत आयतन पर मोलार विशिष्ट ऊष्मा CV हम जानते हैं 1/2 FR हम प्रूव कर चुके हैं, उसको अणुभार में लिखेंगे तो MCV लिख सकते हैं, जहाँ CV प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान विशिष्ट ऊष्मा है और M अणुभार है। यदि N अवोगाद्रो संख्या है तो हम जानते हैं F का मान कितना होता है, यहाँ से ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो 2MCV ये यहाँ पे आ गया, और क्रॉस गुणा करने से R, और ये कैपिटल M को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एक अणु का द्रव्यमान है M, एक मोल में हमारे पास N अणु है, अणु तो अणुभार है, तो ये हमारे कुल अणुओं की संख्या MnCV हो जाएगी। और N/R 1/K के बराबर हो जाएगा, ये वोल्टेज मान गुणांक यहाँ पे 2MCV/K के बराबर F का मान आ गया। F का मान ऊपर हम और CV का मान दोनों यहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, तो ये JU आ जाएगा -1/6 NC बार 2MCV/K और K लेमडा डेल्टा बाई T। यहाँ से Mn हम जानते हैं क्या होता है, उसका M एकांक आयतन में अणु की संख्या है, N एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, और एक अणु का द्रव्यमान M है, तो Mn क्या हो जाएगा, एकांक आयतन का द्रव्यमान, इसको हम रो कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, घनत्व कहलाएगा ये। तो C बार यहाँ चाल हो गई औसत, CV विशेष ऊष्मा हो गई स्थिर आयतन पर, लेमडा डेल्टा T बाई डेल्टा जेड के बराबर ये JU का मान आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 6 था और ऊपर 2 थे, ये कट के इसलिए ये यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया हमारे पास, जहाँ पे रो गैस का घनत्व है, और ऊष्मा चालन के फूरिये नियम के अनुसार जो आप पहले पढ़ चुके हैं, JU क्या होता है, Q/A। तो यहाँ पे हम -K डेल्टा बाई डेल्टा T जेड से इसकी तुलना करेंगे दोनों की। ये हमारे पास JU का सूत्र है और ये JU का सूत्र ऊपर आया, तो डेल्टा T बाई डेल्टा T जेड ये दोनों कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस हट गया, तो K हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा 1/3 रो C बार CV लेमडा। इसको हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, और ये आ गया 1/3 Mn C बार CV लेमडा, और Mn को रो लिख दिया, C बार CV लेमडा हो गया। और इसी तरह से C बार और लेमडा का मान हम जानते हैं, C बार होता है हमारे पास √8 KT/m, है ना, माध्यचाल हम पहले निकाल चुके हैं। इसी तरह से लेमडा भी हम निकाल चुके हैं 1/√2 πd²n, जहाँ d अणु का व्यास है। तो ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2/3 πd² mKT/1/3 CV। इसी तरह से विशिष्ट ऊष्मा CV के रूप में हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, तो कैपिटल M भी आ जाएगा, यहाँ पे ये कैपिटल M नीचे आ रहा है, और चूँकि mKT इसको भी कैपिटल M में लाएंगे तो ये कट के हमारे पास M नीचे आ जाएगा। तो ये आपको सोल्व करके देखना होगा, तो फाइनल जो फॉर्मूला वो ये आ रहा है। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि ये जो ऊष्मा चालकता गुणांक था वो T के वर्गमूल के तो समानुपाती हो गया, और अणुभार जो M है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो T के हम कहेंगे 1/2 और CV के समानुपाती हो गया विशिष्ट ऊष्मा के स्थिर आयतन पर। तो देखिए फाइनल सूत्र क्या कह रहा है ये हमारे पास, कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा नियत होती है, इसलिए किसी गैस की ऊष्मा चालकता उसके श्यानता गुणांक की तरह यहाँ भी हम देखेंगे ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, तथा दाब पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसमें दाब कहीं भी नहीं आ रहा। परंतु विभिन्न गैसों के लिए ऊष्मा चालकता अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि श्यानता गुणांक में हमने देखा अणुभार वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती था। ये दोनों में अंतर है। तो ऊष्मा चालकता तो वर्गमूल के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, जबकि श्यानता गुणांक उसके वर्गमूल के समानुपाती था। तो ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध करिए। तो आपको इस तरह से बताना है कि K प्रोपोर्शनल M - 1/2 एंड N प्रोपोर्शनल यानी नीटा प्रोपोर्शनल M 1/2 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि सिद्ध कीजिए कि श्यानता गुणांक का मान अणुभार के गैस के अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होता है, जबकि उसी गैस का ऊष्मा चालकता गुणांक उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस तरह से बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो आप हल कर सकते हैं। और बाकी जो थर्ड पॉइंट है इसका, हमने 3 पढ़े थे, श्यानता गुणांक और ये ऊष्मा चालकता गुणांक। एक लास्ट में हम विसरण गुणांक और है, जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।